हेलो कुणाल भाई। अरे गजब। विवेक जी चाय गजब की है। हाँ और ये चाय है केसरिया चाय। हाँ और मैंने पहली बार कलकत्ते में पी केसरिया चाय हाँ। और मज़ा आ गया। एक्चुअली वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के जी। आप कभी गए वो हाँ हाँ, चाय मैं और गया हूँ। आपकी तो पैदाइश कलकत्ता है जी ना? जी, मेरा जन्मभूमि है। हाँ और कलकत्ता का अलग ही आबो हवा है, मतलब हाँ। यहाँ आकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं यस यस और यस। आपसे मिलने का मौका मिल जाता एकदम इट्स सच अ प्लेजर। ये मैं वीडियो अपने चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ है। कि बहुत कम लोग होते हैं ना जीवन में जो आपके वेवलेंथ में मैच करते हैं, और जब आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि यार ये पहले भी तो मिले हुए हैं हम हाँ लोग। हाँ, तो सही। आपके साथ जब पहली बार मुलाकात हुई, मुझे लगा था कि वी नो ईच अदर फॉर लॉन्ग, राइट। और अपने तकरीबन एक ही जनरेशन को बिलोंग करते हैं। जी आई कॉल दी जनरेशन अ ट्रांजिशनरी जनरेशन, बिल्कुल। जो पुराना भारत था और नया हाँ, इंडिया जिसमें जो बना। मतलब माता पिता की डांट भी सुनी है और हाँ बच्चों की डांट भी सुन रहे हो। हाँ, यही जनरेशन है। एग्जैक्टली। तो जी। और हम मेरे वन ऑफ द मेंटर्स अजय शर्मा वो बोलते हैं कि जो पुराना भारत था हम्म, वो अभाव का भारत था, हमारे पास था नहीं रिसोर्सेस, और नया भारत है इंटाइटलमेंट का भारत है। सही बात तो जो हमारे बच्चे हैं उनको चाहिए कि ये सब चीज़ भी, हमारा तो राइट बनता है इस चीज़ में। हम तो चाय पी के खुश हैं विवेक जी। गजब की चाय। एकदम। तो कुराल भाई, इस वीडियो में ना मैं फिलोसॉफिकल बातें थोड़ा करना चाहता हूँ, बिकॉज लाइफ में आई थिंक वी हैव रीच्ड हाँ, दैट फेज। तो मुझे पता लगा है अभी विवेक जी, हाल में मैंने पढ़ा है कि एक ना कि विद टाइम योर ब्रेन डेवलप्स लाइक दैट, कि एक समय आता है आपको ये चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। जब आप 20-25 के होते हैं तो शायद ये चीज़ें उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगती हैं, या बट वंस यू ग्रो टू अ सर्टेन एज तो इन चीज़ों को वाकई में इंसान सोचने लगता है। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही पॉइंट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। सो आपके लाइफ के बारे में और थोड़ा जानना चाहूँगा, बिकॉज यू हैव बीन वेरी लो प्रोफाइल। आपके चैनल पे भी आप ज़्यादा अपने फैमिली या उसके बारे में बताते नहीं हैं, तो थोड़ा सा जी खुल के बताइए ना कि कैसे लाइफ प्रोग्रेस की थी। भाई, लाइफ तो देखिए विवेक जी चलता है। कई चीज़ें मैंने की और जीवन में देखिए कई चीज़ें सीखी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आज रियलाइज़ होती है कि एट द एंड ऑफ द डे ना, मतलब देखिए हम सबको पता है कि वी आर हियर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। या ठीक है ना, एक क्लॉक चल रही है। लेकिन क्या ब्रेन इस तरह का है कि उस फैक्ट को लेकर हम कॉन्शियस नहीं है उस तरह से। शायद कॉन्शियस होने से स्ट्रेस बढ़ता हो, इस वजह से हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन आज इस एज में मुझे लगता है कि इसको सोचना चाहिए कि यू हैव अ लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड टाइम का ये फॉर्मेट है इस गेम का। तो इस आपकी जो इनिंग्स है उसको आप मैक्सिमाइज करें, उसको मीनिंगफुल बनाएं। और ये जो है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लाइफ की लर्निंग है कि, और एक और चीज़ इस पे मैं कहता हूँ कि हम लोग सब लोग आजकल फोकस कर रहे हैं कि भाई हम मैक्सिमम लाइफ में से निकालें। लेकिन एट द एंड ऑफ द एट कि अगर आप कुछ निकाल भी लेंगे तो रह तो यही जाने वाला है सब कुछ। तो उसका उतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। तो जीवन का मकसद क्या है कि भाई आप एक सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, खुश रहें, औरों को खुश रखें और स्ट्रेस फ्री रहें। मुझे लगता है कि ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी लाइफ में जैसे आप कह रहे हैं जिस जनरेशन में हम लोग आए, तो स्ट्रेस जो है इट इज पार्ट ऑफ आवर नेचर। बट आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू डी स्ट्रेस, टू थिंक अबाउट अदर पीपल। और हर चीज़ हासिल करना ज़रूरी नहीं है और हासिल करके भी बहुत कुछ नहीं होता है। और जब आप नहीं चाहते हैं हासिल करना तो पता नहीं क्यों भाग्यवश वो चीज़ें आपके आ पास आ जाती जाती है। करेक्ट है, जो चाहते हैं वो आती नहीं है, जो जी नहीं जी चाहते वो जी आ जाती है। तो 10 साल के कुणाल सराव की, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, जी 50 के जब आप होंगे, जी। 60-70, मैं तो 40 का भी नहीं हुआ विवेक जी। हाँ। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, एक्चुअली एज इज जस्ट अ नंबर दीस डेज। तो आप बताइए ना, 10 साल के आप कैसे थे, अगर आपको याद हो? 20 साल के थे तो आप कैसे थे? हैव यू सीन चेंजेस इन यू एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सोना? डेफिनेटली मुझे लगता है कि देखिए मेरा ये मानना है विवेक जी कि दो चीज़ें मैं इस पे कहूँगा। दीज आर अगेन माई आइडियाज एंड आई हैव नो, मतलब इसका कोई साइंटिफिक बेसिस या कोई नहीं है मेरे पास, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक तो देखिए बहुत कुछ जो आप करते हैं लाइफ में सबकॉन्शियसली यू फॉलो इन ऑन व्हाट योर पेरेंट्स डिड। तो आप ना, मतलब चाहे आपका लाइफ और आपके पेरेंट्स की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, चाहे आपके हालात में और उनके हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, चाहे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहें कि नहीं मैं तो अपने माता पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन समहाउ आप वही करते हैं या वही करना चाहते हैं, आपके रेफरेंस पॉइंट्स वही रहते हैं। एकदम एकदम। तो जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं या फिर हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं, तो वो वैल्यू सिस्टम जो है जो बचपन में आती है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज वंस यू ग्रो टू अ सर्टेन एज। तो वो जो चीज़ है भाई हमारी लाइफ में हमने देखा है कि
आप ना किसी और को कंप्लेन नहीं कर सकते। मेरी फैमिली की डायनेमिक ये थी कि भाई अगर आपके पास कुछ नहीं है या आप मान लीजिए आपके मार्क्स नहीं आए एग्जाम में, तो दैट इज योर फेलिंग। इसके लिए ना आप टीचर को ब्लेम कर सकते हैं, ना आप स्कूल सिस्टम को कर सकते हैं, ना आप इंटरनेट को ब्लेम कर सकते हैं, किसी भी चीज को नहीं कर सकते। दैट इज यू योरसेल्फ हैव टू टेक। बचपन से ही आपके फैमिली में मतलब ये माहौल ही है, था। हाँ। और देखिए, नॉट बिकॉज कि उनका ऐसा कोई थॉट प्रोसेस था, बिकॉज दे वर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वट एवर वॉज नॉट देयर। और कभी मतलब ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रहा, जो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग इसके कारण बड़े स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई हमें ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो हमारे यहाँ वो नहीं था। हमारे यहाँ नहीं था तो उसमें आपकी परेशानी है कि आपको नहीं मिला, तो कुछ करिए जिससे वो शायद आ जाए जीवन में। और अगर नहीं आ सकता है तो फिर लर्न टू लिव विद इट। तो ये जो चीज है, दिस आई थिंक इज बीन दी थिंग जिसके साथ शुरुआत हुई। और दूसरी चीज मैंने जो एट अर्ली एज जो मुझे लगता है कि हमेशा से ही रहा है कि वो है कि भाई बिकॉज आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, तो देयर वाज एन एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। अच्छा। तो एक शेल्टर्ड लाइफ थी टू, मतलब कंपेयर टू माय ब्रदर, माय सिस्टर, तो एक शेल्टर्ड एग्जिस्टेंस थी। कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे एक ब्रदर है, बड़े अच्छा, भाई है, मेरी अच्छा। बड़ी बहन है। और लेकिन उनकी वजह से क्या है, वैसा एक शेल्टर्ड, वो छोटा है, इस तरह का रहता अच्छा। है। तो दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिस्क्स। तो ये है, तो मतलब इस वजह से क्या है कि मतलब एक रिस्क लेने की, आप कहें कि गलतियां करने की जो इजाज़त मुझे मिली, शायद वो औरों को घर में नहीं मिली। तो ये एक अच्छी बात रही, या एक इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ पर। दूसरा, मुझे ना बचपन से किताबों का बड़ा शौक रहा है। तो जब मैं बहुत छोटा था तब से, मतलब दिस इज बीन माई, मतलब आज भी अगर मैं एक लाइफ इमेजिन करें, वर्स्ट नाइटमेयर क्या होगा? वर्स्ट नाइटमेयर है कि किताबें नहीं अवेलेबल हो। तो किताबें जो है वो एंटरटेनमेंट रहा मेरे जीवन में, और मतलब किताबों से बड़ा लगाव रहा। तो वो बचपन से है, तो उसका भी फायदा और नुकसान दोनों है। तो वो भी है। एक्चुअली शेयर बाजार में मैंने देखा है कि जो भी अल्टीमेटली घुसता और बड़ा करता है, चाहे पैसे के मामले में बड़ा हो, चाहे नाम के मामले में बड़ा हो, किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, यू थिंक सभी चीज़ों में है। मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं मिला अभी तक जो ना पढ़ता हो। कुछ लोग नहीं पढ़ के नहीं पढ़ते हैं, और कुछ लोग कॉन्शियसली भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मतलब मोस्टली लोग जो है पढ़ना चाहते हैं, और एक बहुत पावरफुल चीज़ है ये। और अगर वाकई में आपको किसी को भी पढ़ने का शौक है तो उसको इंकरेज करना चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। और कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स से कहते हैं भाई तुम किताब वो पढ़ो जो तुम्हारे काम आए, या जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसी से संबंधित कुछ पढ़ो। तो लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए, आप बहुत डाइवर्स चीज़ें पढ़ें। वो पढ़ें जिसका कोई लेना देना आपके स्कूल या एजुकेशन से ना हो। वो पढ़ें जो आपके लेवल, यानी कि आप जिस वेट पर आज हैं उससे ऊपर की बात हो। तो आपको एक नई दुनिया देखने को मिलती है, एक नया। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में किताबें तो बहुत पढ़ी, बचपन में भी, यंग एज में भी। मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा। अच्छा। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी वो एक खाली जगह रह गई कि भी मैंने साहित्य नहीं पढ़ा या फिक्शन नहीं पढ़ा। वो मैंने बहुत बाद में जाकर अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया। शायद वो भी उम्र का कुछ उसका इम्पैक्ट होता होगा। तो दैट इज समथिंग दैट हैज बीन अ लाइफ, मतलब मिस कहें कि उस उम्र में नहीं पढ़ा जब पढ़ना चाहिए। तो साहित्य मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। अब आप सोचेंगे मैं साहित्य का शेयर बाजार से क्या संबंध हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल साहित्य तो हर जीवन के हर पहलू में है, और उसको पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ रहा है उनको और पढ़ना चाहिए। जी, आप बार बार ये उम्र वाला बोलते हैं। मुझे लगता है आपको टीवी में देख देख के लोगों ने आपको ओल्ड एज बना दिया, बट एक्चुअली में आप है नहीं। उम्र का देखिए, वही अभी आपने जैसा कहा कि नंबर है। हाँ। और आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को जो डायनेमिक्स है ना, देखिए अभी क्या है, हाल में किताबों की बात हो रही है, तो एक किताब मैंने पढ़ी, किताब का नाम है लाइफ स्पैन। तो उस किताब का ये कहना है कि भाई धीरे धीरे जो जीवन प्रत्याशा है, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो विकसित देशों में, यूएस वगैरह में तो ऑलरेडी 90 हो गई है, और हमारे देश में भी आने वाले समय में ज़्यादा हो जाएगी। हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है उसको लेकर वो बहुत पहले का सेट हो रखा है। तो हमें लगता है कि 75 जो है या 70 है वो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है, या वो एक आइडियल लाइफ स्पैन है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जनरेशन में लोग जो हैं वो शायद 90, 95, 100 के आम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो होगी। तो उस समय क्या होगा कि ये जो सब कुछ है, जो आज आप 40 जिसको समझते हैं वो एक ज़माने का शायद 30 होगा, और जिसको आप 50 समझते हैं वो एक ज़माने का 40 होगा। तो ये पूरा कुछ चेंज हो गया है, और हमारा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वही पहले का सेट है। अब देखिए, लोग रिटायर हो जाते हैं 60 में। मान लीजिए आपको 90 साल तक जीना है, 60 साल में आप रिटायर हो रहे हैं,
30 साल जो है वो Correct. बहुत बड़ा कालखंड है। 30 years is too long. Yeah. What do you plan to do for those 30 years? उसके लिए कोई सोचता नहीं है कि हम क्या करेंगे। सही है। और शेयर बाजार एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी उम्र में कभी तक कर सकते हैं, अंत तक कर सकते हैं। बल्कि उम्र बढ़ती है हाँ, इसमें लगे रहे तो रहे। और देखिए इसमें क्या है, आप और उसको लो इम्पैक्ट कर सकते हैं। हाँ। यानी कि देखिए ऐसा करिए जिसमें आपको ट्रेडिंग ना करनी पड़े, ऑप्शन का स्ट्रेस ना हो, वो सब कर सकते हैं। Yeah. लेकिन आप 60 के बाद भी कमा सकते हैं। हाँ। 60 के बाद भी, और उस समय तो आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो चुका होगा। तो आई थिंक दिस अ वंडरफुल थिंग। तो इसके बारे में भी प्लानिंग करनी चाहिए। बात कम हो रही है हमारे देश में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि आप 95 तक जिए और आपने तैयारी केवल 75 तक की हुई हो, तो 15 साल कैसे काटेंगे, अब 20 साल उस उम्र में कैसे काटेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और पहले क्या था कि भाई फैमिली सपोर्ट सिस्टम था, लोगों के 4-5 बच्चे होते थे और उनको लेकर के अलग अपेक्षाएं होती थी। आज आप देखिए वो सब कुछ बदल गया है, वो डायनामिक्स भी चेंज हो गई है। तो इसलिए टू बी एबल टू से कि भाई हम बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे उस उम्र में, ये शायद मुझे नहीं लगता है कि हम जब तक उस उम्र तक पहुंचेंगे तो शायद हो पाएगा। कप रख लेते हैं और इसके बाद चर्चा करते हैं। थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड बातचीत भी करते हैं। ऑल्दो तो इसके पहले वाले सेक्शन में तो अपन लोगों ने थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें की, लाइफ की बातें की, तो इट्स ऑलवेज गुड टू इंटरेक्ट विद समवन लाइक यू। वहाँ एक आपने बात लास्ट में की कि ह्यूमन माइंड जो है वो हमेशा कंपेरेबल टू हिस्ट्री करता है, कि एक सुबह तो उसके ऊपर हमेशा डाउट रहता है कि इसके ऊपर जाएगा क्या। अब एज के अंदर में जैसे हो गई कि भाई 60-70 था, अभी 80-90 हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो विराट कोहली साहब ने एक अच्छा बीट किया सचिन तेंदुलकर, तो मैंने कहा कि भाई अब जो दुनिया हो गई है, या दुनिया रेगुलर बेसिस पे नंबर्स को बीट कर रही है हर चीज़ में। सही। तो वो जो 50 या 49 मिस्टर तेंदुलकर ने जो बनाया था उस समय, और आज जो विराट जी ने 50 बना लिया है, तो सिचुएशन बहुत अलग थी। एंड ऑल द रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। राइट। शेयर बाजार के अंदर में इंक्लूडिंग द निफ्टी हाइज। तो मैं इसी पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि ये बिलीव क्यों नहीं आता है आम आदमी के अंदर में कि शेयर बाजार 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। व्हाई? क्वेश्चन क्यों करते हैं हम लोग इतना? क्योंकि प्रिंसिपली एवरीथिंग गेट्स बीटेड, राइट? एवरीथिंग गेट्स डिफीटेड, ऑल द नंबर्स विल क्रॉस। शेयर बाजार भी तो क्रॉस करेगा। भाई देखिए, शायद विवेक जी ये मानना साइकोलॉजिकली टफ होता है कि कोई भी चीज़ परपेचुअल मोशन में रहेगी। तो परपेचुअल मोशन की हमेशा कोई चीज़ बढ़ती रहेगी, हमेशा सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, इसको विश्वास करना मुश्किल होता है। और फॉर फेयरली, मतलब मुझे लगता है कि इसको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं, करना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि चार्ट्स देखते हैं और हम ट्रेंड्स देखते हैं, तो अगर आप हिस्टोरिक ट्रेंड्स देखें, ग्लोबल ट्रेंड्स देखें, तो बहुत लंबे लंबे बुल मार्केट्स रहे हैं, जैसे यूएस में रहे हैं। अब होता क्या है कि जो जहां होता है उसको उसकी कम कद्र होती है। जैसे अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके किसी एम्प्लॉय से बात करेंगे, कई बार हम लोग करते हैं, जैसे कोई फ्लाइट में मिल गया, वो मान लीजिए टीसीएस में जॉब करता है, तो मैं पूछता हूँ टीसीएस कैसा चल रहा है, आपकी कंपनी कैसा काम कर रही है? कहते हैं सर कुछ नहीं होता हमारी कंपनी में, तो बेकार है, जो होना हो गया, तो मालिक सुनते ही नहीं है और ये नहीं है। अब मैं टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टिपिकली जो जहाँ होता है उससे असंतुष्ट होता है। और उसी तरह से हम लोग क्योंकि भारत को देख रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं, हमारे सामने चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हमें वो फीलिंग नहीं है। कोई बाहर से आउटसाइड इन देखता है, उसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है भारत को लेकर के। तो उसको लगता है कि नहीं, भारत एक ऐसा कंट्री है जिसकी इतनी बड़ी मार्केट है और जिसमें जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, और बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का इसमें रोल है। तो जिस तरह इंडिया ने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया है, हमारी गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स ने, और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, मुझे नहीं लगता इसके बहुत ज़्यादा उदाहरण आपको मिलेंगे। तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट इन द सेम वे। तो वो चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो है उसमें, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई लोगों को हमेशा शंका रहती है, और ये शंका इस वजह से है कि कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स ऐसे रहे जिसमें शेयर बाजार बढ़ने के बाद गिर गया, और गिरा भी इस तरह से कि काफ़ी लोगों को काफ़ी चोट पहुंची। तो एक पुरानी वो जो जिसे कहें कि ना एक स्कार है, और वो स्कार है जो बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इस बार भी कोई क्रैश आएगा और बिल्कुल देखना स्कैम निकल आएगा या कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी। तो इस वजह से लोग थोड़े आशंकित रहते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा आशंकित रहने में हर्ज नहीं है। तो आप बिल्कुल कॉशियस रहें, लेकिन ये कॉशन इस तरह का ना हो जाए कि आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा ना बन। बरोबर है। तो बट हम
आप लोग दोनों काफ़ी एक्टिव नॉलेज कंट्रीब्यूटर हैं हर प्लेटफॉर्म पे, तो एक बात हम लोग सब करते हैं कि मेंटल, अल्टीमेटली इट्स अ मेंटल फिटनेस विच ड्राइव्स। तो अगर मैं मान लूँ कि भाई फॉल तो आएगा ही, 2008 में फॉल आया था, वो बता के नहीं आया था, जी। तो सिक्स सिग्मा इवेंट का मतलब ही होता है कि बता के नहीं आएगा, आना होगा तो आ जाएगा। कोई टेलीग्राम नहीं आएगा, कोई तार पता कुछ नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। तो हाउ डू आई ऑब्जेक्टिफाई करके बताइएगा, क्योंकि बोलना बहुत आसान है हाँ। कि मेंटली फिट रहो, ये करो। हाउ डू आई मैथमेटिकली प्रिपेयर माई सेल्फ कि फॉल आएगा तो उस समय मेरे को एडवांटेज उठाना है? क्योंकि आप देखिए जितने भी लोगों ने फॉल में इन्वेस्ट किया था, जी। चाहे राधा किशन जी है, चाहे रमेश जी है, इन्होंने फॉल में ऐसे कैच किया था लाते थे। तो हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली कि मैं उस लेवल का सोच तैयार कर सकूं कि फॉल के लिए मेरे को वेट करना है? भाई देखिए, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ विवेक जी, अच्छा। मतलब थ्योरेटिकल, मतलब पर्सनली एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, मुझे लगता है कि ना जो इवेंट आप फोर्स ही नहीं कर सकते, जिसके लिए कोई भी हमारे में स्पेशल स्किल नहीं है। अगर आप उनसे पूछें कि क्या आप चार्ट्स देखकर या मार्केट का सेंस लेकर के, जिसको इंट्यूशन को एक बार अलग कर दें, इंट्यूशन एक ज़रूर होती है कि भाई आप देख रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा यूफोरिया हो गया, या कोई ऐसा नंबर आपको दिख गया, या कुछ और वजह से आप थोड़े शंका में आ जाएं, तो वो हो सकता है। और कई बार आपका वो इंट्यूशन सही भी हो जाता है। सही होता है तो आप उसके 4 जगह उसकी चर्चा करते हैं, और जब गलत हो जाते हैं, ऐसी इंट्यूशन और भी बार आती है, तो वो गलत हो जाते हैं तो आप उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो मैं इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता, अपनी खुद की इंट्यूशन पर तो मुझे रत्ती भर भी यकीन नहीं रहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे एपिसोड में आप ये सोचिए कि इफ़ द मार्केट क्रैशेस, पहले उसका अनुमान लगाने का कोई खास लाभ होता नहीं है। लाभ होता है कि जब वो इवेंट हो रहा हो तब हाउ विल यू रिएक्ट। तो हमें क्या करना है कि हमें एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा उसके बारे में सोचिए, कि अगर मान लीजिए यहां से बाजार 10% गिर जाएगा, अचानक से गिर जाए, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? करेक्ट। तो रिस्पॉन्ड इस लेवल पर कैसे करेंगे, ये लेवल भी टूट गया तो कैसा करेंगे, इस स्टॉक का इतना डिक्लाइन हो जाएगा तो कैसा करेंगे, उसके बारे में सोचें और उसका एक प्लान बना लें। अब वो प्लान भी आप असल, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, अर्थक्वेक की ड्रिल्स होती हैं, या फिर फायर अलार्म की ड्रिल होती है कि फायर अलार्म बजेगी, भाग कर जाना है। अब वो ड्रिल के समय तो सब लोग फॉलो करते हैं, जब वाकई में कुछ हादसा होता है तो कई बार हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो हो सकता है आप ना कर पाए मौके वारदात पर, लेकिन कम से कम तैयारी कर सकते हैं। उससे एक मेंटल एनर्जी और स्ट्रेंथ मिलती है आपको कि कुछ भी होगा देखा जाएगा, आई एम प्रिपेयर्ड। लवली, लवली। यू कैन क्रिएट प्रिपेयर्डनेस, बट आई डोंट थिंक कि यू कैन प्रिडिक्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन मार्केट। अदरवाइज तो फिर वो बाय डेफिनेशन गलत हो जाएगा कि वो सिक्स सिग्मा इवेंट रहेगा ही नहीं, अगर सब प्रेडिक्ट कर पाए उसको। बहुत सही। तो अगर मेरे पास स्टॉक की लिस्ट हैं मेरे, जो कि एक आम आदमी के टिपिकली 50, 60, 70, 80 होते हैं, एक प्रोफेशनल जो समझदार आदमी है उसके 10, 20, 15 ही होते हैं, बिकॉज दैट्स वे यू एक्चुअली मेक लॉट ऑफ मनी। बट सपोज 50 एवरेज मान लेते हैं कि हम लोग सबके पास 50 स्टॉक है, तो आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी का ये लेवल टूटा तो मैं ये करूँगा, मैं लिख लूँ, स्टॉक में ये लेवल टूटा, राइट, तो उसके लिए बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। और देखिए होता क्या है कि हम लाइन जरूर बना देते हैं, जिसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल कहता हूँ, कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल आपने चार्ट पर डाल दी। अब होता क्या है, जब वो वाकई में टूटती है उस समय स्टॉक उस लेवल पर नहीं होता जिस लेवल पर आपने लाइन बनाई थी। तो लाइन बनाई थी तब तो आप खुश लाइन बना रहे हैं। ये बहुत सही। आज जब आप देख रहे हैं तो वो लाइन टूट रही है, तो वो नुकसान दिख रहा है आपको, या वो, तो उस समय मेंटली यू आर नॉट इन अ हैप्पी स्टेट। बट आप ये सोचो, दिस इज नॉट योर परमानेंट एग्जिट। ऐसा थोड़ी है कि आप बाजार छोड़कर जा रहे हो, या जो नुकसान आज आप ले रहे हैं इसकी कभी भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। बाजार वापस मोड़ लेगा, वापस आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा। बट फर्स्ट थिंग इज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और वो जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ट्रेडर। बट आई थिंक आई एग्री विद यू कि ये जो रिस्क है, जो फियर है, वो एग्जैजरेटेड है काफ़ी हद तक ना लोगों के अंदर। मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग डर जाते हैं। तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन तैयारी रखनी चाहिए हर परिस्थिति के लिए। यदि तैयारी हो जाए तो डर अपने आप ही कम हो जाता है। अब देखिए जैसे कोविड है, तो हमने अपनी लाइफ में और बहुत रिसेंटली हम सब लोगों ने वो देखा था, और मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा दहला देने वाला कोई इवेंट कभी हो सकता है। कोविड ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था जिसमें हमें ये भी नहीं पता था कि हम भी सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, बाजार सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, और कैसी दुनिया रहेगी पोस्ट कोविड। क्योंकि उस समय जो अगर आप देखिए, जब 90 का विक्स हुआ था मार्च 2020 में और स्टॉक्स गिर रहे थे, उस समय ये भी नहीं पता था कि क्या होगा आगे। तो इफ वी कैन सर्वाइव दैट, आई थिंक वी कैन सर्वाइव वर्चुअली एनी। लवली, कर पाए।
अच्छा कुणाल भाई, आप भी YouTube में इतना अच्छा कंटेंट, पहले कांग्रेचुलेशन फॉर 1 हाँ मिलियन थैंक यू सब्सक्राइबर्स। मैं ये सोच रहा था कि विवेक जी ने अभी तक कांग्रेचुलेट Sorry about that, but 1 million is again, आप 10 मिलियन 100 मिलियन दिलों में राज करते हैं, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर अरे। is just a number for you. So stock market is a very complex affair for आम आदमी. I think हम लोगों ने इतना साल दे दिया है तो अब हमको ease लगने लग गया है. तो there are a lot of complex events which keeps on happening in market. Right. कोई ना कोई कुछ हो गया, फेड ने बोल दिया, फलाना ढिकना कुछ बोल दिया. प्लस मार्केट के मूवमेंट्स एट टाइम्स वेरी अनकॉम्प्रिहेंडेबल हो जाते हैं. तो क्योंकि आप इतना सिंप्लिसिटी से बोलते हैं और मुझे लगता है कि मेरे जो लर्नर्स हैं वो आपसे ऑलरेडी बहुत सीख रहे हैं, पर और भी बहुत सीख सकते हैं. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कुछ एक हम लोग अगर नहीं, कुछ मेरा करें। रिक्वेस्ट एक दूसरा है विकी, मैं ये हाँ। चाहता हूँ कि भाई अब मैं देखिए कई महीनों बाद कलकत्ते आया, हाँ, आपसे मिलने का मौका मिला, हाँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा मिला करें. अच्छा, हाँ, तो ज़्यादा मिलने का कोई व्यवस्था बनाइए, कोई अच्छा। ऐसी योजना बनाइए कि हाँ। भाई वी मीट मोर ऑफन, और हम मिलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बात होगी, कोई चर्चा होगी, और जो सुनेगा उसको भी कुछ आनंद आएगा, कुछ समझ आएगा. अब इसमें क्या है कि मैं तो शिफ्ट नहीं हो पाऊंगा कलकत्ता से, बिकॉज़ सब सेटल्ड है, और आपको मैं पुश नहीं करूंगा कलकत्ता आ जाइए, ऑल्दो आपकी पैदाइश यहीं की है. जी. कोई दिन तो बुलाऊंगा आपको वापस, बिल्कुल बट आई थिंक वर्चुअली बिल्कुल. और आजकल तो देखिए स्पेस के जो बंधन है या जो हाँ। दूरियां हैं वो तो सब खत्म हो गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. राइट. तो कोई ना कोई जरिया ढूंढते हैं. लवली. तो आपके साथ कैजुअल कॉन्वर्जेशन, एक ब्रो कोड वाला कॉन्वर्जेशन करने में मज़ा हमेशा आता है. तो वर्चुअली करते हैं रेगुलरली, ताकि बात बात में कुछ ऐसी बातें हम लोग कर दें काम जो की लोग बात सीख निकल जाएं. आए. हाँ, चलिए, गुड. थैंक यू. मैंने आपसे कमिटमेंट ले लिया, और ये वीडियो देने के लिए भी थैंक यू. अरे थैंक यू. आप कलकत्ता आए. हम लोग एक्चुअली कलकत्ता में इवेंट में साथ में स्पीकर थे, सी इंस्टीट्यूट का इवेंट था, तो कुणाल सर को सुनते हैं, तो कुणाल को सुनते हैं. हाँ वो ठीक है. अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मोटा मोटी एज में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आप टीवी पे आते हैं तो क्या सर ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं. अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. वो तब तक है जब तक कॉलेज चल रही. हाँ. तो रियलाइज़ हुआ कि मोटा मोटी फैशन सेम है, वर्किंग स्टाइल सेम है, तो क्यों ना साथ में जुड़ के 1 और 1 11 बना जाए, और आपके लिए और एजुकेशन कंटेंट्स कुछ बनाया जाए. तो इन्होंने कमिटमेंट दे दिया. ये पहला वीडियो था. आई होप विल कंटिन्यू द वर्क एंड विल इन्फॉर्म यू कि हम क्या करने वाले हैं साथ में. थैंक यू कुणाल भाई. थैंक यू. चलिए, बाय बाय.